हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के सारे इम्पोर्टेंट जजमेंट्स कवर करेंगे जो कि यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे जजमेंट्स विभिन्न यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के एंट्रेंस एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, पीजीटी एग्जाम, टीजीटी एग्जाम्स, इन सब में भी ये सारे के सारे केसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो चलिए देखते हैं 22 ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस जो एग्जाम्स में बार बार आते हैं और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इन 22 केसेस के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक दो आप और भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जो इसमें आपको लगता है कि छूट गया है लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला इंपॉर्टेंट मामला है 1951 का चंपकम दोरायराजन केस। चंपकम दोरायराजन मामला, इसमें मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक सिद्धांतों पर प्राथमिकता प्राप्त है। इसमें कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स हैव प्राइमेसी ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और संसद संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। यानी संसद जो है वो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। इसके बाद अगला जो केस है वो भी इसी साल का है, 1951 का ही, शंकरी प्रसाद केस, शंकरी प्रसाद मामला। इसमें भी सेम चीज रिपीट की गई थी कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो ये जो दोनों केसेस है 1951 के, चंपकम दोरायराजन मामला और शंकरी प्रसाद केस, इन दोनों में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है संसद के द्वारा। उसके बाद 1953 का इंपॉर्टेंट केस है यूनाइटेड मोटर्स केस, यूनाइटेड मोटर्स मामला। इट डील्स विद इंटरस्टेट सेल्स टैक्स। इंटरस्टेट सेल्स टैक्स से रिलेटेड है ये, आर्टिकल 286 से रिलेटेड है। तो यही पूछा जाता है आमतौर पे एग्जाम्स में कि ये जो मामला है ये किस चीज से रिलेटेड है। तो अनुच्छेद 286 के तहत अंतरराज्यीय बिक्री कर से संबंधित है ये मामला, यूनाइटेड मोटर्स केस। फिर चौथा अपना जो मामला है वो 1960 का है, बेरूबड़ी मामला, बेरूबरी केस। इसमें कहा गया कि प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो अपनी प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, संविधान का हिस्सा नहीं बोला गया बेरूबरी मामला में। 1965 फिर आया सज्जन सिंह केस, सज्जन सिंह मामला 1965 का। द सुप्रीम कोर्ट अपहोल्डिंग द वैलिडिटी ऑफ 17th amendment held that parliament has the authority to amend any part of the constitution including any fundamental rights। सर्वोच्च न्यायालय ने 17वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने का अधिकार है जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं। तो अब तक हमने 3 केसेस देख लिए हैं, 2 1951 के हैं, चंपकम वाला, और एक शंकरी प्रसाद वाला, और तीसरा है सज्जन सिंह वाला 1965 का। इन तीनों ही केसेस में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया संसद को। पहली बार जो मामला आया वो आया 1967 में, गोलकनाथ वर्सेज पंजाब का मामला। इस मामले में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती, संशोधन नहीं कर सकती, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। तो सबसे इंपॉर्टेंट मामला ये है वो गोलकनाथ। मतलब ये जो 3 केसेस हमने देखे उन तीनों को इसने पूरा पूरा गोल बना दिया गोलकनाथ मामले में, कि भाई 0 कर दिया वापस। 3 मामलों में पहले कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, और गोलकनाथ मामले में सब कुछ गोल करके वापस कह दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट केस है अपना 7वां, वो 1973 का है, केशवानंद भारती केस। 1973 का केशवानंद भारती मामला हम सब जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इट इंट्रोड्यूस्ड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। मौलिक संरचना सिद्धांत प्रस्तुत किया गया इसके अंदर, और कहा गया कि मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में सामंजस्य आवश्यक है। देयर शुड बी ए हार्मोनी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को दोनों को साथ में लेकर चलना चाहिए, इन दोनों को आपस में विरोधी के रूप में नहीं देखना चाहिए। और ये कहा गया कि एक नया डॉक्ट्रिन लाई गई, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, कि संसद जो है वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, पर संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक मूल संरचना है जो कि हमारे संविधान निर्माताओं ने बनाई थी, उस मूल संरचना में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये सारा जो मामला कहा गया ये केशवानंद भारती केस 1973 में कहा गया। इसके बाद 1975, 2 साल बाद
इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस आया एक और, इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण मामला। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि राइट टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। कि इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर बोला गया था पहले वाले मामले में 2 साल पहले, ये कहा गया कि जो राइट टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हैं, ये भी संविधान के मूल ढांचे का ही हिस्सा है। तो इनके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। और इस मामले में इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण मामले में इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन था उसको इनवैलिडेट कर दिया गया, उसको अमान्य कर दिया गया। इसके बाद अगला केस है 1976 का एसपी गुप्ता केस। इसको सेकंड जज केस भी बोलते हैं। 1976 में एसपी गुप्ता के द्वितीय न्यायाधीश केस। इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ जजेस एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस। न्यायाधीशों के स्थानांतरण और न्यायिक स्वतंत्रता से संबंधित केस है ये। 10वां आ गया फिर मिनर्वा मिल्स केस। 1980 में है मिनर्वा मिल्स केस, मिनर्वा मिल मामला। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को रीअफर्म किया गया, जो 1973 में केशवानंद भारती मामले में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको फिर से कहा गया, मतलब सेम चीज दोबारा रिपीट की गई। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कुछ प्रोविजंस डिलीट किए गए और उसमें उसकी जो कुछ वैलिडिटी है उसको चैलेंज की गई थी। तो मौलिक संरचना सिद्धांत को पुनः स्थापित किया गया। इसके बाद आ गया 1987 का एमसी मेहता केस। एमसी मेहता केस था राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट के लिए। जीवन के अधिकार में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है। जीवन का अधिकार का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जिंदा रहना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन जीने का जो अधिकार जो हमें अनुच्छेद 21 दे रहा है, उसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हमें जिंदा रहना है, एक डिग्निफाइड लाइफ भी होनी चाहिए, एक राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट भी होना चाहिए। अगर आपका प्रदूषण होता है आपके इलाके में, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है वो। तो एमसी मेहता केस में ये कहा गया। फिर 1992 में इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। 1992 इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला। इसमें इट एडिड रूल ऑफ लॉ टू बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर रूल ऑफ लॉ को ऐड कर दिया गया और 50% रिजर्वेशन लिमिट रखी गई कि आप जो जॉब्स में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जो आप रिजर्वेशन दे रहे हो, उसकी लिमिट 50% होनी चाहिए, 50% से ज़्यादा नहीं जा सकता। तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला है। इसमें कानून का शासन को मौलिक संरचना में जोड़ा गया और 50% आरक्षण की सीमा तय की गई। तो किस मामले में की गई थी? इंदिरा साहनी मामले में की गई थी। उसके बाद 1993 में आ जाता है किहोटो होलन मामला। किहोटो होलन केस ये है एंटी डिफेक्शन लॉ के रिलेटेड, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित मामला है ये किहोटो होलन मामला। उसके बाद आ जाता है 1994 का बोम्मई केस, SR बोम्मई केस 1994। इसने अनुच्छेद 356 जो राष्ट्रपति शासन अपना जो होता है, गवर्नर जो लगाता है, उसके दुरुपयोग की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। पहले उसके दुरुपयोग की न्यायिक समीक्षा अलाउड नहीं थी, लेकिन इस केस में, SR बोम्मई केस में कहा गया कि गवर्नर्स की इंटेंशंस देखी जाएंगी। उसकी इंटेंशन क्या थी? क्या सच में वहां पे राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगाना जरूरी था, या ये एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट के इरादे से किया गया है? तो इट डिक्लेयर्ड द मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 यानी प्रेजेंट रूल कैन बी जुडिशियली रिव्यूड। इसको सुप्रीम कोर्ट बाद में देख सकता है अगर ऐसा कोई मामला आता है तो। फिर 1994 का आता है एक पी रथिनम बनाम भारत संघ, पी रथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कहा गया कि भाई कोई सुसाइड अगर करता है, कोई सुसाइड करता है, जो सेक्शन 309 आता है आईपीसी का, सुसाइड से रिलेटेड है ये, आईपीसी की धारा 309 सुसाइड से रिलेटेड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो हमारा जीवन जीने का अधिकार है आर्टिकल 21 में, उसमें मृत्यु का अधिकार भी होना चाहिए। पहले सुसाइड एक क्रिमिनल एक्ट माना जाता था। अगर कोई सुसाइड कर लेता है, अगर वो करते समय बाई चांस अगर वो बच जाता है, तो वो एक क्रिमिनल की तरह देखा जाता था और उसके लिए सजा का भी प्रावधान था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, रथिनम बनाम भारत केस में, ये कहा गया कि सुसाइड कोई क्राइम नहीं है, क्योंकि उसका जीवन जीने का अधिकार के अंदर ही आता है उसकी मृत्यु का अधिकार भी। तो सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस रूल्ड दैट द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट टू डाई, देयरबाय स्ट्राइकिंग डाउन सेक्शन 309 आईपीसी एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है।
जिससे आईपीसी की धारा 309 को असंवैधानिक करार कर दिया गया। तो सुसाइड के लिए पहले धारा 302 लगती थी और उसके लिए सजा का प्रावधान था, लेकिन इसको फिर असंवैधानिक करार किया गया। लेकिन इसके 2 साल के बाद ही 1996 में एक ज्ञान कौर मामला आया। ज्ञान कौर मामले में राइट टू डाई का मामला और पैसिव इथेनेसिया यानी इच्छा मृत्यु अगर किसी की है तो उस मामले से संबंधित ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुनाया था। इस केस में क्या हुआ था कि ज्ञान कौर और उसके हस्बैंड ने अपनी बहू को मार दिया था। उसकी बहू कोई वेजिटेटिव स्टेट में चली गई थी, बहुत ज़्यादा बीमार थी और उसकी इच्छा थी कि मैं मर जाऊं, और इन्होंने उसकी हेल्प की थी मरने में। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मतलब पूरा मामला जब देखा तो ये देखा कहीं ना कहीं इनकी इंटेंशन ये भी थी कि जो बहू उनकी कई दिनों से जो बीमार चल रही है, जो काफ़ी टाइम ले रही थी, हो सकता है कि कई साल कोमा में रह जाती, तो इन्होंने डिसाइड किया कि वो मर जाए तो ठीक है, इनके बेटे की दूसरी शादी होगी तो डोवरी और मिलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरा एनालिसिस यही किया था, तो इनको सजा भी दी थी, 6 साल की सजा दी थी। और ये भी कहा जाए कि राइट टू डाई जो रथिनम केस में कहा गया है उसको पलट दिया गया कि राइट टू डाई अब एक अधिकार नहीं है। उसके बाद 1997 का आया था विशाखा केस। विशाखा मामले में जो कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न होता है उसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे, लेड आउट गाइडलाइंस टू प्रिवेंट वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट। 1998 में फिर आ जाता है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल केस। नवीन जिंदल केस बहुत इंपॉर्टेंट है जी, अपने एग्जाम में 3-4 बार मैंने देख लिया इनको नेट के एग्जाम में। ये राइट टू फ्लाई द ट्राई कलर, अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको फहराने का अधिकार की पुष्टि की गई। पहले राष्ट्रीय ध्वज को सिर्फ सरकारी इमारतों में फहराया जाता था और सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही फहरा सकते थे, लेकिन नवीन जिंदल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर भारतीय ध्वज को फहरा सकता है, अपने घर पे भी फहरा सकता है और गाड़ियों में भी लगा सकते हैं अपने छोटे झंडे, घर में भी फहरा सकते हैं, रूम के अंदर भी फहरा सकते हैं, आप कहीं भी फहरा सकते हैं। इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि आप उसको ऊपर या बाहर ही फहराएंगे। तो आप अपने टेबल पे भी लगा सकते हैं भारत का झंडा, लेकिन वो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस भी है। 1971 का जो एक्ट है फ्लैग से रिलेटेड, फ्लैग कोड का, उसमें कुछ चीज़ें मेंशन है, वो बस फॉलो करनी पड़ेंगी आपको। 2017 का फिर एक अगला केस आ जाता है जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी। जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामला। इसमें राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बोला गया, निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया 2017 में। तो अब राइट टू प्राइवेसी एक मौलिक अधिकार है, किसी की भी राइट टू प्राइवेसी एक मौलिक अधिकार है। आप कहीं भी किसी की भी ऐसे मोबाइल वीडियो बना नहीं सकते। इवन अब तो गाइडलाइंस ये भी है कि अगर आप किसी की कॉल रिकॉर्डिंग भी करते हो तो भी आपको उसे बताना होगा। आप किसी की अगर कॉल रिकॉर्डिंग भी करते हो तो एक या तो बीप साउंड आनी चाहिए या फिर उसमें एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी होता है जो ऐप करती हैं, तो इस तरह से अनाउंसमेंट भी किए जाएंगे। आप अगर कहीं सीसीटीवी कैमरा भी लगाते हैं तो आपको वहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि आप सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में है, क्योंकि किसी भी इंसान की राइट टू प्राइवेसी है। तो 2017 में के.एस. पुट्टास्वामी केस में राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट घोषित किया गया था। पुट्टास्वामी राइट टू प्राइवेसी। उसके बाद 20वां 2018 का है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन मामला। 2018 नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ मामला। इसमें होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, जो समलैंगिकता है उसको अपराध की श्रेणी से हटाया और धारा 377 जो समलैंगिकता को अपराध मानती थी उसको रद्द कर दिया गया। नवतेज सिंह जौहर मामला है, इसमें समलैंगिकों को विवाह करने की आज़ादी दी गई। उसके बाद 2022 आ जाता है जनहित अभियान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। जनहित अभियान बनाम भारत संघ मामला। इसमें जो सरकार ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 10% रिजर्वेशन दिया है, इसके खिलाफ ये केस किया गया था, जनहित अभियान केस 2022 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को अपहेल्ड कर दिया गया, उसको वैध करार किया गया। तो ये कोशिश इनकी ये थी कि इसको कैंसिल करवाया जाए, इसको रद्द करवाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैध माना। तो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन 10% वैध है अभी। उसके बाद 2023 का सुप्रियो चक्रवर्ती वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम भारत संघ मामला। इसमें सेम सेक्स मैरिज को के जो लीगलाइज हुआ था उसमें डिक्लाइन कर दिया गया, उसको वापस मना कर दिया गया। समलैंगिक विवाह को वैध करने से इनकार कर दिया गया और इसे संसद के विचाराधीन रखा। तो 2 केस आते हैं, एक तो ये नवतेज सिंह केस है, इसमें धारा 377 को हटाया गया था, और इसके बाद सुप्रियो जो केस है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला पलट दिया और कह दिया कि समलैंगिक विवाह नहीं हो सकते और इसके लिए
संसद कोई नियम बनाए, सुप्रीम कोर्ट कोई नियम नहीं बनाएगी। तो ये जो मामला है पूरा संसद के विचाराधीन रखा गया है, संसद कल को इसके लिए कोई ना कोई कानून बनाए। तो ये है वो 22 केसेस जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड। और अगर आपको लगता है कोई और भी ऐसा केस है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं ताकि दूसरों को भी इससे रिलेटेड फायदा हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, टाटा।